नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। आप जानते हैं चाहे वो एचपीआरसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें ओवरऑल जीके को काफ़ी वेटेज दी जा रही है। चाहे आपका ओवरऑल जीके में साइंस का सेक्शन आता है, हिस्ट्री का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमी का सेक्शन, जियोग्राफी का सेक्शन, कोई सा भी सेक्शन ओवरऑल जीके में आता है उसमें काफ़ी वेटेज जो है वो उन सेक्शंस को दी जाती है और किसी भी पेपर की मेरिट वहीं से जो है वो डिसाइड होती है। तो जितने भी क्वेश्चंस इस सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द आई लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज। तो बोलते हैं कि नेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु की एक छवि बनाता है और बोलते हैं बनाई गई छवि की जो प्रकृति होती है उसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है। अब देखिए, आई लेंस फॉर्म्स एन इमेज। आई लेंस जो है वो एक इमेज फॉर्म करता है एक ऑब्जेक्ट की रेटिना के ऊपर। उसका जो नेचर होता है, जो इमेज बनती है उसका नेचर होता है इन्वर्टेड और रियल। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर आई लेंस की जो है वो बात की गई है। हम लेंसेज की वैसे बात करते हैं तो लेंसेज बेसिकली कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस जो है वो होता है। ये दो तरह के इंपॉर्टेंट लेंस जो है वो होते हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक लेंस होता है, एक मिरर होता है। ध्यान रखना कि लेंस और मिरर ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। लेंस का अपनी इंपॉर्टेंस है, मिरर की अपनी इंपॉर्टेंस है और इनका काम भी अपना अपना है। हम ज़्यादा क्वेश्चन बात करते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस किससे मिलते जुलते पूछे जाते हैं, तो मिरर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर के बारे में पूछा जाता है कि इसके यूजेस क्या होते हैं। इसको सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स जो होते हैं उसमें ये हेडलाइट में इस्तेमाल होता है। सर्च लाइट में ये मिरर जो है वो लगता है। सोलर कुकर जो होते हैं वहाँ पर ये मिरर लगता है। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर की अपनी इंपॉर्टेंस है। कन्वेक्स मिरर जो है वो व्हीकल्स में रियर व्यू जो देखते हैं आप, रियर व्यू मिरर के रूप में जो है वो इस्तेमाल जो है वो होता है। अब लेंसेज की बात कर लेते हैं। कनकेव लेंस मैंने बताया, कन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया। अब आइज़ में क्या होता है, आइज़ में अलग अलग डिफेक्ट कई बार हो जाते हैं, आइज़ डिफेक्टेड हो जाती हैं, तब ये लेंसेज जो हैं वो इस्तेमाल जो है वो आते हैं। कैसे कैसे ये लेंसेज जो हैं वो इस्तेमाल आते हैं। अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस का इस्तेमाल जो है वो मायोपिया को ठीक करने के लिए जो है वो किया जाता है। मायोपिया क्या चीज़ है? मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस का क्या मतलब है? इसमें जो है वो यू कैन सी ओनली नियरर ऑब्जेक्ट, मतलब नज़दीक की चीज़ें आपको बड़ी क्लियरली दिखाई देंगी, मतलब जैसे नॉर्मल दिखती हैं वैसी दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं आपको क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो उसको बोलते हैं मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। और उसको करेक्ट करना है तो वो कनकेव लेंस जो है वो लगता है। अक्सर स्टूडेंट्स के पास आपने ये कनकेव लेंस ही देखा होता है। और बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया भी एक होता है। इसको लॉन्ग साइटेडनेस जो है वो बोलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, आप जो है वो दूर की वस्तुएं क्लियरली नहीं देख पाते। दूर की वस्तु, अच्छा, आप लॉन्ग साइटेडनेस में दूर की वस्तुएं तो क्लियरली देख पाते हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं क्लियरली नहीं देख पाते। अब जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन्स के आ जाते हैं उनमें ये हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा देखने को मिलता है और इसको करेक्ट किया जाता है कन्वेक्स लेंस से। उनको देखा होगा आपने अक्सर कि पढ़ने में जो है वो दिक्कत आती है। वैसे उनकी आइज़ ठीक थी आज तक, परंतु अब धीरे धीरे उम्र के साथ वो पढ़ने में जो है वो दिक्कत आ जाती है। या फिर आपने कई बार स्टूडेंट्स में भी जो है ये हाइपरमेट्रोपिया जो है वो देखा है। एक प्रेस बायोपिया भी जो है वो होता है। इस डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें ना नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती है ना दूर की चीज़ें जो है वो क्लियरली दिखाई देती है। इसको बाईफोकल लेंस से जो है वो करेक्ट किया जाता है। तो ये सब आप लेंसेज के बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आगे बोलते हैं इन पेरिस ग्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनस एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो बोलते हैं कि पेरिस ग्रीन में निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला तत्व मौजूद है। अब देखिए, ये पेरिस ग्रीन नाम आपने जो है वो बड़ा कम सुना होगा। पहले तो मैं पेरिस ग्रीन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि ये पेरिस ग्रीन जो है वो है क्या। अगर हम पेरिस ग्रीन की बात करते हैं तो इसको कॉपर एसीटो आर्सेनाइड भी जो है वो बोला जाता है। परंतु हम बात करते हैं पेरिस ग्रीन है क्या। ये एक पॉइजनस, बड़ा ही चमकीले रंग का जो है वो एक जो है वो एक पदार्थ होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल वॉलपेपर, पेंट और कपड़ों की इंडस्ट्रीज में जो है वो ज़्यादा किया जाता है। ये एक जो है वो कीटनाशक या फिर चूहा नाशक
शक्तिशाली एक कीटनाशक या चूहानाशक के रूप में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। 19वीं शताब्दी में ये विकसित हुआ था और उसके बाद ये अपने तीव्र रंग और खतरनाक प्रकृति के लिए जो है वो जाना जाता है। ये आपने इसके बारे में जो है पेरिस ग्रीन के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। इसको और क्या बोलते हैं वो भी पता चल गया। अब बात करते हैं कि इसमें एक पॉइजनस एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। वो पॉइजनस एलिमेंट आखिर कौन सा होता है, तो वो आर्सेनिक होता है। आप बोलेंगे कि आर्सेनिक का कौन सा है, तो एएस जो लिखा गया है वो आर्सेनिक का ही फॉर्मूला है। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम एक बात आपको बता दें यहाँ पर कि HPRC का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें इस तरह के साइंस के इनके इस तरह के फॉर्मूलेज दे दिए जाते हैं या फिर इस तरह के शॉर्ट नेम जो है वो दे दिए जाते हैं, केमिकल नेम उनके दे दिए जाते हैं। तो उस तरह से भी कंफ्यूज करने की कोशिश जो है वो की जाती है। बोलने को तो ये 10वीं लेवल का ही हो गया, परंतु फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप ऐसे आमतौर पर जीके में साइंस में ऐसी चीज़ें कम पढ़ते थे, परंतु अब पढ़ने की आदत धीरे धीरे डाल लीजिए। हम रेगुलरली ऐसी चीज़ें अपने सिलेबस में अपडेट कर रहे हैं, अपने वीडियोस में ऐड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन ह्यूमन आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, हाउ मैनी पेयर्स आर एग्जैक्टली द सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो बोलते हैं कि पुरुषों में मौजूद जो 23 जोड़े होते हैं, 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से कितने क्रोमोसोम्स जो हैं वो महिलाओं में भी पुरुषों में भी जो है वो समान जो है वो होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं ह्यूमन, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं। 23 में से जो है वो 22 तो जो है वो दोनों पुरुषों और महिलाओं में सेम होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए 22 पेयर्स का मतलब है कि 44 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, क्योंकि 23 पेयर्स होते हैं। 23 में से 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम जो है वो होते हैं। एक जो क्रोमोसोम अलग होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। उसका ध्यान रखना है कि वो पुरुषों और महिलाओं में जो है वो भिन्न होता है। बाकी 22 के 22 जो है वो सेम जो है वो होते हैं। पुरुषों में अगर हम बात करें तो पुरुषों में जो है वो XY क्रोमोसोम होता है, महिलाओं में XX क्रोमोसोम जो है वो होता है। ये भी आप ध्यान रखें पुरुषों और महिलाओं का। अब देखिए 23 में से जो 22 जोड़े होते हैं, 22 पेयर होते हैं पुरुषों और महिलाओं के, वो बिल्कुल समान होते हैं और इनको जो है वो ऑटोसोम्स जो है वो बोलते हैं। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनको बोलते क्या हैं, तो ऑटोसोम्स आपने ध्यान रखना है कि ऑटोसोम्स जो है वो इनको बोलते हैं। ठीक है जी, ये पता आपको चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लाइज्ड अंडर विच एक्ट विद द एम ऑफ कोडिफाइंग इंडियन लॉ। तो बोलते हैं कि लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी भारतीय विधि संहिताबंद जो है वो बोलते हैं कि भारतीय विधि संहिताबंद करने के उद्देश्य से जो है वो बोलते हैं किस अधिनियम के तहत इस लॉ कमीशन की स्थापना जो है वो की गई थी। बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो लॉ कमीशन बनाया गया था ये किस एक्ट के तहत जो था वो बनाया गया था। हमारे पास अलग अलग एक्ट आए, उसी में से जो है वो हमारे पास चार्टर एक्ट भी जो है वो आया। चार्टर जो एक्ट आया था वो 1813 में भी आया था, एक 1833 में भी आया था। तो 1833 वाला जो चार्टर एक्ट था उसके तहत ये लॉ कमीशन बनाने की बात कही गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जब भी आप हिस्ट्री में चार्टर्ड एक्ट 1833 का पढ़ते हैं तो आप क्या क्या बातें पढ़ते हैं। एक बात इसके बारे में ये पढ़ी जाती है कि इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो बना दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किस एक्ट के तहत बनाए गए थे, तो वो इसी चार्टर एक्ट के तहत जो है वो बनाए गए थे। और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो बने थे। ये चार्टर एक्ट 1833 का आया था, इसने ये भी एक बात जो था वो कही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है भारत में, या अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, अब वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एक बन जाएगी और इसकी एक्टिविटीज़ भी एडमिनिस्ट्रेटिव वे से ही जो है वो मैनेज जो है वो की जाएंगी। तो ये भी जो है वो इस एक्ट के तहत जो था वो कहा गया था। तो ये कुछ प्रमुख फीचर थे इस 1833 के एक्ट में। हमारे पास वैसे ही चार्टर एक्ट उसके बाद 1853 का भी आया था, 1813 का भी आया था, 1833 का भी आया था, 1853 का भी जो था वो आया था। चार्टर एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था वो आया था। इस एक्ट को जो है वो एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट जो है वो
एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। और उसी तरह जो है वो आपने ध्यान रखना है कि जो 1898 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, कुछ इंडियन काउंसिल एक्ट भी जो था वो आए थे, जिसमें 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट था और 1909 का एक्ट जो था वो आता था, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात हो रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बनते हैं। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा एक्ट्स के बारे में मोटे तौर पे जान लिया, जितना रिवाइज करने लायक है वो हमने रिवाइज भी कर लिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग अपने HPRCA के पटवारी एग्ज़ाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। हाँ, अगर आप टीचर जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखिए टीचर का एग्ज़ाम तो अभी हो जाएगा 1-2 महीने में, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप स्लॉट 4 में जुड़ जाइए। टीचर के एग्ज़ाम के लिए जीके की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं जो भी आपने भरा होगा उसके लिए जीके की तैयारी हो जाएगी, करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी, उसमें आपका और भी सेक्शन होगा उसकी तैयारी हो जाएगी। बाद में आपके पास पटवारी पंचायत सेक्रेटरी का ऑप्शन है, वो भी इसकी तैयारी आप इसी स्लॉट से कर सकते हैं। तो ये स्लॉट 4 उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टाइमली ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। और बोलते हैं कि हमारे पास जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी है, उसकी पोस्टें भी आई हुई हैं, पोस्टें इंक्रीज़ भी की हुई हैं, उसका लिंक अलग से टेस्ट सीट्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो जिनका इंटरेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में है वो उस टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच टू मूवमेंट वर मर्ज्ड इनटू अ कॉमन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1920। तो बोलते हैं कि 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ एक आम विरोध में किन 2 आंदोलनों का विलय हुआ था। 2 आंदोलन आपस में मर्ज हो गए थे। अब ये कौन से 2 आंदोलन थे जो आपस में जो है वो मर्ज हो गए थे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि एक खिलाफत आंदोलन था, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। इन दोनों आंदोलनों को जो है मर्ज कर दिया गया था, कॉमन प्रोटेस्ट इनका जो है वो हुआ था। बोलते हैं विच 2 मूवमेंट वर मर्ज्ड इनटू अ कॉमन प्रोटेस्ट। तो 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ एक आम विरोध के लिए जो है वो ये खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये दोनों जो है वो मर्ज जो था वो हो गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पर इन मूवमेंट्स की। अभी जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, ये खिलाफत मूवमेंट हुआ कौन से ईयर में था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था। तो ये आंदोलन 1920 में जो था वो हुए थे। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था वो किसका मूवमेंट था, इसमें बोलते हैं मुस्लिम्स के द्वारा ये मूवमेंट जो था वो किया गया था। मुस्लिम्स के द्वारा जो किया गया था ना, जो उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था टर्की में बाय द ब्रिटिश। ठीक है, एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी जो हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद उनके साथ कुछ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया जा रहा था, तब ये खिलाफत मूवमेंट जो था वो हुआ था। ठीक है जी, खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1920 में। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1920 में, कलकत्ता का सेशन। बोलते हैं 1920 के इस सेशन में जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ था। और ये पहला ऐसा मास एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो था वो हुआ था गांधी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, गांधी जी ने इसको लीड किया था। बाद में चलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता रहा। चौरी चौरा घटना होती है 1922 में, गांधी जी को यहाँ से बड़ी ठेस पहुँचती है। फिर उसके बाद गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट को जो है वो वापिस जो है वो ले लेते हैं। और तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। खिलाफत के बारे में थोड़ा सा जान लिया, नॉन कॉपरेशन के बारे में थोड़ा सा जान लिया हमने, जो है वो थोड़ा सा चौरी चौरा के बारे में जान लिया। डांडी मार्च जो है वो 1930 में जो था वो हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 1919 का एक्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड। तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, ये पता है आपको। अब बोलते हैं सेकंड बैटल जो हुई वो बोलते हैं अकबर और किसके बीच में जो था वो हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड बैटल जो पानीपत जो हुई थी वो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में जो था वो हुई थी। किसके बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, हिस्ट्री में हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम कई बार हेमू के नाम से भी आप पढ़ते हैं कि हेमू के साथ जो है वो अकबर ने ये की थी। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने तो हेमू पढ़ा था, ये हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है वो कौन आ गया। ठीक है, एक ही बात है। 1556 में ये पानीपत की बैटल जो था वो हुई थी। तो पता चला ऐसे क्वेश्चन एसपीआरसी ज़्यादा पूछता है, मतलब क्वेश्चन आसान होगा, ऑप्शन थोड़े से टफ कर दिए जाएंगे, या फिर ऑप्शन आसान कर दिए जाएंगे, क्वेश्चन बड़ा लंबा कर दिया जाएगा। अगर हम पानीपत की पहली लड़ाई की बारे में बात करते हैं तो ये 1526 में जो था वो हुई थी। 1526 में ये हुई थी, मुगलों में बाबर ने लीड किया था, और दूसरी तरफ लोधी वंश के जो है वो इब्राहिम लोधी थे, इनके बीच में जो था ये बैटल ऑफ पानीपत जो था वो हुई थी। और सेकंड बैटल 1556 में हुई थी, वो तो आपने जान लिया। थर्ड बैटल जो हुई थी ना, थर्ड बैटल 1761 में हुई थी, ये मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो था वो हुई थी। ठीक है जी, तो ये 3 बैटल्स आपने पानीपत की ध्यान रखनी है। ये तीनों की तीनों बैटल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना बने, आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर जो है वो सटीक तरीके से कैसे जो है वो करना है। अब हेमचंद्र विक्रमादित्य और हेमू के नाम के बीच में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। सेकंड बैटल हुई कब थी वो भी आपने जो है वो जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान में अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, 2 सदन शामिल होंगे जिसमें से एक राज्यसभा होगा और एक लोकसभा जो है वो होगा। अंग्रेजी में कहें तो एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगा और एक हाउस ऑफ पीपल जो है वो होगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की, तो पार्लियामेंट में ये 3 चीज़ें आती हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट। अब बोलते हैं आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 79 आता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, और कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 79 के तहत। ठीक है जी, 79 नंबर आर्टिकल के तहत। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल का जो है प्रोविज़न है। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आज हम बात करते हैं हिंदी में राज्यसभा की, लोकसभा की, और हम इन्हीं नामों को जो है ज़्यादातर जानते हैं। 1954 में ये हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा जो है वो अडॉप्ट किए गए थे। अडॉप्टेड किसके द्वारा किए गए थे, बाय दी काउंसिल ऑफ स्टेट एंड दी हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा जो है वो राज्यसभा नाम अडॉप्ट किया गया, और हाउस ऑफ पीपल के द्वारा जो है वो लोकसभा नाम जो है वो अडॉप्ट किया गया, और ये 1954 में जो है वो किए गए थे। राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा को जो है वो लोअर हाउस भी जो है वो बोलते हैं। तो ये बड़ी ही कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक हैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें। जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं, जहाँ से भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ये चीज़ें सबसे पहले आती हैं और इनको ही जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो माना गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक हमारे भारतीय संविधान के जो है ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है वो बोलते हैं किसके साथ जो है वो डील करते हैं, तो ये सिटीजनशिप के साथ जो है वो डील करते हैं। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात हो रही है तो आर्टिकल्स के बारे में भी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ जो है वो डील जो है वो करता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक, तो वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में जो है वो बात करता है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक जो है वो सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 में जो है वो सब कुछ आता है। पार्ट 2 में आता है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो आती हैं, जो हमने आर्टिकल 1 से 4 के बीच में पढ़ा। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। ये पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट की जो है वो बात करता है, और इसमें आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो जाते हैं, 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक जो है वो आर्टिकल आते हैं। उसके बाद हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4 जो है वो आता है। पार्ट नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है। इसमें आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट हो जाते हैं, और आर्टिकल नंबर 51 तक आर्टिकल जो है वो इसमें लगातार आते हैं। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट 4A जो है वो चलता है। ये जो पार्ट 4A चलता है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, और इसमें आर्टिकल 51A जो है वो आता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। ठीक है जी। उसके बाद तो पार्ट 5 भी आता है, पार्ट 6 भी आता है।
पार्ट 5 जो है वो किसकी बात करता है, वो यूनियन गवर्नमेंट की बात जो है वो करता है। इसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक आ जाते हैं, अलग अलग आर्टिकल हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं। और इसी में जो है वो पार्लियामेंट के आर्टिकल 79 से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल नंबर 122 तक जो है वो चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील करता है। इसमें आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक जो है वो आते हैं। तो ये सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ध्यान रखने हैं, पार्ट भी ध्यान रखने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 6 तक पार्ट 6 तक तो आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है। और रैंडम बीच में जैसे कि इमरजेंसी का प्रोविज़न हो गया, ये पार्ट नंबर 18 में बात की गई है। इलेक्शंस अभी आ रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्शंस की बात आर्टिकल नंबर 15 में जो है वो की गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हम करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात जो है वो आर्टिकल नंबर 17 में जो है वो की गई है, ठीक है। तो ये आपने बेसिक चीज़ें इस तरह से जो है वो ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लैरिफाइज द रोल ऑफ द इंट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको ITCZ बोला गया, इन इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन क्लाइमेट। तो बोलते हैं कि कई बार तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन बना है, जो HPSSC ने पेपर करवाए थे ना, पहले ऑफलाइन वाले पेपर जो आज तक करवाता आया था HPSSC, अब तो HPRC बन गया है। तो वो तो ITCZ की फुल फॉर्म भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछ चुका है जियोग्राफी सेक्शन में। ITCZ की फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो होता है। यहाँ पर दिया गया है ना इंट्रॉपिकल, तो पूरा है ये इंटर ट्रॉपिकल, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल आपने ध्यान रखना है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो इसको बोलते हैं। ITCZ ये आपने नोट कर लिया कि ITCZ क्या है। बोलते हैं कि ITCZ की बात हो रही है, पहले ऑप्शन में दिया गया है कि इट कंट्रोल द टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, ये आपको पता है। इट डिटरमाइंड सॉइल कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन से भी इसका कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इट रेगुलेट्स ओशियन करंट, कि ये ओशियन करंट को रेगुलेट करता है, नहीं, ओशियन करंट से भी रेगुलेशन से इसका कोई संबंध नहीं। इट कंट्रोल द रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड डायरेक्शन, हाँ, विंड डायरेक्शन के साथ इसका लेना देना है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए जो ITCZ है बेसिकली ये भूमध्य रेखा के चारों ओर एक दबाव का क्षेत्र है। बोलते हैं जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की जो व्यापारी हवाएं हैं, ट्रेड विंड्स जो है ना, वो जो हैं वो हवाएं मिलती हैं यहाँ पर आकर। शांत हवाओं के कारण इसे जो है वो डोल ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीव्र संवहन का संचालन जो है वो करता है, जिससे बादल बनते हैं और भारी बारिश जो है वो होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है सीजनल विंड डायरेक्शन का, ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है मौसम के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं सपोज, ये क्वेश्चन पूछा गया था HPRC के एग्जाम में, तो ये नोट करना अच्छे से कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं HPRC के द्वारा। बोलते हैं सपोज अ स्मार्टफोन कंपनी डिजाइन इन द US पिक्स अप चिप्स फ्रॉम ताइवान, assembles them in Vietnam and sells globally। बोलते हैं व्हाट डज दिस एग्जाम्पल रिप्रेजेंट अबाउट मॉडर्न प्रोडक्शन। तो मॉडर्न प्रोडक्शन में ऐसा होता भी है कि कोई चीज़, जैसे कोई फ़ोन बन रहा है तो उसका छोटा सा पार्टिकल किसी एक कंट्री से आएगा, कोई छोटा सा पार्टिकल दूसरी कंट्री से आएगा। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल असेंबल कहीं और हो रहे हैं और बिक कहीं और रहे हैं। इंडिया में भी ऐसा होता है, मेक इन इंडिया तो बोल देते हैं, परंतु मेक इन इंडिया में जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं वो इंडिया की नहीं होती, सिर्फ असेंबलिंग इंडिया में कई बार हुई होती है। तो बोलते हैं कि मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन कंपनी अमेरिका में डिज़ाइन करती है, ताइवान से चिप्स लेती है, वियतनाम में असेंबल करती है और विश्व स्तर पर बेचती है। तो ये उदाहरण आधुनिक उत्पादन के बारे में क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि दक्षता और लागत को अनुकूलित करने के लिए उत्पादन को विश्व स्तर पर वितरित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब गुड एफिशिएंसी और गुड कॉस्ट के लिए जो है वो प्रोडक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ग्लोबली। ग्लोबलाइजेशन का भी अच्छा एग्जांपल जो है ये आ जाता है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखते हैं कि वैश्विक बिक्री एक कंपनी को केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करती है, ऐसा नहीं होता है। उत्पादनों को केवल उनके घरेलू बाजारों में डिज़ाइन और बनाए, ऐसा भी नहीं होता। कंपनियां एक देश की सभी कार्यों को केंद्रीकृत करना पसंद करती हैं, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, ये कंपनियां ऐसा करती हैं कि गुड एक, देखिए जैसे मैंने बताया ना कि मेक इन इंडिया का टैग लगा दिया, नाम भी इंडिया का आ गया, कॉस्ट भी थोड़ी कम पड़ जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से होती हैं। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है जानना।
ऐसे क्वेश्चंस तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से, एडिटोरियल पढ़ने से ही सॉल्व हो जाते हैं। इनके लिए कोई स्पेसिफिक किताबें भी नहीं पढ़नी पड़ती। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच अमेंडमेंट मोस्ट डायरेक्टली रीइंफोर्स्ड द सेंट्रलाइज्ड अपॉइंटमेंट फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नर आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ध्यान से सुनना कि बोलते हैं कौन सा संशोधन है जो राज्यों के पुनर्गठन के बाद राज्यपालों की केंद्रीकृत नियुक्ति ढांचे को सबसे सीधे से जो है वो मजबूत करता है। तो हमने ये अमेंडमेंट इससे पिछली वीडियो में पढ़ी थी, पहले ही क्वेश्चन में पढ़ी थी, डिटेल से मैंने इस अमेंडमेंट के बारे में बताया था। अभी आप कमेंट कर कर बताएंगे, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तब भी आपको जो है वो नॉलेज मिलेगी, अगर देखा होगा तो एक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से ऐसे @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।